आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ उस पे आज सुबह का डॉन का एडिटोरियल भी था। डॉन के एडिटोरियल में ये लिखा था कि अब हमें दूसरे लोगों से भीख मजीद नहीं मांगनी चाहिए, मगर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो बात समझने वाली भी ये है, आजकल माशी हालात को देखते हुए उसको को मद्देनजर रखते हुए, कि समझने की ज़रूरत ही ये है कि हम किस तरह से इस सूरत हाल में फंस गए कि जहाँ पे हम हमेशा मजबूर होते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हम पैसे मांगे। डॉन की खबर के मुताबिक क्योंकि हमने उनसे अभी लोन वगैरह रिक्वेस्ट किया हुआ है और अभी हमारी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, बल्कि श्रीलंका जैसी सिचुएशन हुई भी, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी क्रेडिट रेटिंग इतनी ख़राब है कि अभी जो अगस्त के अंदर मीटिंग हुई वहाँ पे भी हमें उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं किया गया या एजेंडे पे नहीं डाला गया, और मज़ीद हमारी लोन के अंदर अभी और ताख़ीर है। हमें असल में समझने की ज़रूरत ये है कि इन कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ती क्यों है, वजह क्या है आखिरकार, और इनको ठीक कैसे किया जा सकता है। हुकूमत वक्त की तो फौरी मुआशी बहरान से निकलने के लिए हमेशा कोशिश यही होती है कि जल्द अज जल्द लोन हासिल कर लिया जाए। उससे आगे वो नहीं सोच रहे कि अभी क्या करना है, क्योंकि उनको मालूम है और ये बात दुरुस्त है कि अगर उन्होंने फौरी तौर पर लोन हासिल नहीं किया तो मुआशी हालात मजीद और बिगड़ जाएंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं, मगर बात यही है कि हम कर्जे में फंसे किस तरह, क्यों, और लॉन्ग टर्म इससे निकलने के लिए क्या करना जरूरी है। मामला को बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, आसानी से समझा जा सकता है। ये हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं 2022 की, जो कि 39 बिलियन डॉलर्स है। इसमें सब चीजें शामिल हैं, इसमें कपास वगैरह से बनी हुई चीजें भी शामिल हैं, इसमें तमाम वो चीजें शामिल हैं जो कि अशिया की सूरत हाल में हम बाहर के मुल्कों को बेचते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो ऊपर वाला ग्राफ है उसमें आपको अर्निंग्स नजर आ रही हैं कि यस वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, मगर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप नीचे वाले ग्राफ को देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हमें नजर आ रही। मोर और लेस वहीं पे खड़ी हुई एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि 10% के इर्द गिर्द घूम घूम रही है। दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स को भी आप देखें कि वो भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं, बल्कि यहां पे हमें यह नजर आता है कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म्स में भी ये तकरीबन 15% से 20% इनमें इजाफा हुआ, ये ज्यादा तेजी से बढ़े। और ये भी हम समझ सकते हैं कि इनमें जो एकदम से इंक्रीज एक नजर आता है वो 2000 के बाद हमें एक सब्सटैंशियल इंक्रीज नजर आता है, अगरचे उससे पहले भी हमें 80s के अंदर भी ऐसा ही इंक्रीज नजर आता है। बट यू कैन सी द ग्राफ। अगर आप इन दोनों फिगर्स को कंपेयर करें कि एक तरफ हमारी एक्सपोर्ट से अर्निंग है 39 बिलियन और हमारी इंपोर्ट्स हैं 82 बिलियन, तो ये तो बहुत बड़ा खसारा हुआ। जी हाँ, इनफैक्ट ये 42.87 बिलियन डॉलर्स का खसारा है। और इस खसारे को, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट भी कहते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं 1963 से अब तक के हवाले से कि पिछले 20 सालों के अंदर ये खसारा और मजीद खराब होता चला। यानी कि अगर आप 76 में देखें, 89 में देखें, 63 में देखें, तो यस जीरो से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, खसारा हल्का फुल्का हो रहा है, बट इट्स नॉट दैट बिग। इतना बड़ा नहीं है कि जिससे मुल्क जो है तबाह बर्बाद टाइप होना शुरू हो जाए। मगर अब आप देखें कि ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। कुछ हद तक ये खसारा कम या मैनेज इस हवाले से होता है कि रेमिटेंसेस पिछले कई सालों से बढ़ती चली जा रही। रेमिटेंसेस से मुराद ये जो लोग बाहर काम करते हैं और अपने माँ बाप को जो है पैसे वापस भेजते हैं। तो आपको नजर आ रहा है रेमिटेंसेस में स्टडी इंक्लाइन है, 2021 के अंदर बड़ी अच्छी रेमिटेंसेस आई एंड सो ऑन। तो रेमिटेंसेस से मजीद कोई 30 बिलियन डॉलर्स हम कमा लेते हैं। यानी रेमिटेंसेस और इंपोर्ट अर्निंग्स दोनों को अगर हम एडअप करें तो फिर हमें करंट अकाउंट डेफिसिट मिलेगा, जो हमें पता चलेगा कि क्या है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट के फिगर्स आपके सामने हैं, और इस हवाले से हमें पता ही चलता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अबाउट 12 बिलियन डॉलर्स 2022 में था। 12 बिलियन डॉलर का फिर भी हमें खसारा है। अब ये 12 बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं से तो पूरे करने हैं। वो कहां से पूरे होते हैं? वो होते हैं इंटरनेशनल लेंडिंग से। ये है जी जो हमारी एक्सटर्नल डेट है, इंटरनेशनल डेट है। बाय द वे, जो हमारी इंटरनल डेट है वो हमारी इंटरनेशनल डेट से कहीं गुना ज्यादा है, 2 टाइम्स ज्यादा है इससे इनफैक्ट। मगर आप देख सकते हैं कि इस डेटा के मुताबिक 2004 में हमारी एक्सटर्नल डेट इतनी ज्यादा नहीं है, मगर फिर हमें नजर आता है 2008 से तकरीबन 12 तक हमारी एक्सटर्नल डेट एकदम से बढ़ती है, और फिर मजीद हमें यह नजर आता है 2016 से आगे ये बढ़ती चली जाती है, और अब 124
बिलियन डॉलर्स पे खड़ी, और आपके सामने है कि मजीद हम सऊदी अरेबिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूएई से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अव्वल तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर दें या हमें नए कर्जे दे दें। चाइना से भी यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर दें, नए कर्जे दे दें। आईएमएफ से भी यही निगोशिएट किया जा रहा है कि हमें मजीद $3 बिलियन के और कर्जे दे दें। अब आईएमएफ से कर्जा $12 बिलियन तो पूरे नहीं करता, मगर आईएमएफ से जब कर्जा आ जाता है तो वो आपकी कंट्री को थम्स अप दे देता है। वो कहता है इस कंट्री ने सही इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर ली, तो बाकी जो बैंक्स वगैरह हैं, जो कमर्शियल लोन्स वगैरह डॉलर्स में आपको मिल सकते हैं, वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आईएमएफ आपको ओके ना करे तो आपको कमर्शियल लोन्स भी नहीं मिलते। सो आईएमएफ का जो काम है वो है इज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फॉर करंट अकाउंट डेफिसिट। आईएमएफ का ये काम नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है, कि वो आपके मुल्क में तरक्की करे। आईएमएफ का ये काम नहीं है कि वो पॉवर्टी खत्म करे। आईएमएफ का ये काम नहीं है कि वो डेवलपमेंट करे, आपके मुल्क में प्रोजेक्ट्स हों, आपके मुल्क में मोटरवे लग जाए, आपके मुल्क में कुछ भी लगे। नो, दैट इज नॉट देयर फंक्शन। लोग कहते हैं वो पैसे लिए तो कहां पे लगे, तो वो लगे बेसिकली इंपोर्ट्स के, ठीक है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट को फिल करने के लिए वो पैसे लगते हैं। और वो ये क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, ये 45 से वो जारी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वी आर एक्चुअली वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो इसको कहते हैं कि हमें ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। इससे उनका ऑब्जेक्टिव है जो उन्होंने खुद लिखा हुआ है हर जगह। इससे उनकी क्या मुराद है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्लोबल लेवल पे? उससे उनकी मुराद ये है कि अगर एक मुल्क करंट अकाउंट डेफिसिट में फंस जाता है और उसके नतीजे में वो अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकता, यानी जो उन्होंने इंपोर्ट्स किए उसके वो पैसे नहीं अदा कर सकता, तो वो अगर पैसे ना अदा करे और इसी तरह दूसरा मुल्क जो है डिफॉल्ट कर जाए, तीसरा मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, तो पूरा इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो एक क्राइसिस में फंस जाएगा कि लोग जो है वो पैसे नहीं अदा कर सकते। तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं इस मकसद के लिए कि जो आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आप पे कर सकें, और अंडरस्टैंडिंग उनकी यही है कि उसके एवज आप जो है कुछ रिफॉर्म्स वगैरह करेंगे ताकि पे बैक कर। ठीक है, समझ आ गई आपको? सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जब तक आईएमएफ गो अहेड नहीं देता, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कमर्शियल बैंक्स भी शामिल हैं और दूसरी लैंडिंग एजेंसीज भी शामिल हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा। जब तक आईएमएफ नहीं कहता कि यस दिस कंट्री इज ओके ना, उस वक्त तक कोई और भी आपको कर्जा नहीं देता। एक्चुअली आपके ज्यादातर कर्जे जो हैं वो और लोगों से ही आते हैं, मगर आईएमएफ जब ग्रीन लाइट देता है, अगरचे वो इतना बड़ा कर्जा भी नहीं देता, मगर जब वो ग्रीन लाइट देता है फिर बाकी सारे लोग कहते हैं ओके दे हैव द ग्रीन लाइट फ्रॉम द आईएमएफ, इट मींस कि हम भी इनको कर्जा दे सकते। कभी कभार आईएमएफ से कर्जा हासिल करने के लिए भी हमें दूसरे मुल्कों से ये कहना पड़ता है कि हमारी डेट रिस्केड्यूलिंग कर दें, ताकि हम आईएमएफ को ही साबित कर सकें कि हम कर्जा वापस अदा करने की पोजीशन में हैं, जिस तरह के आजकल हो रहा है। अब आईएमएफ वाले जो हैं वो अपने नुक्ता नजर से कुछ कंडीशंस आपके ऊपर लगाते हैं, और ये कंडीशंस जो हैं तीनों ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में मुश्तरक हैं। तीन इंस्टीट्यूशंस कौन सी हैं? एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसने देने शॉर्ट टर्म लोन, एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम यह है कि टैरिफ्स और बैरियर्स कम रखे जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बैनुल अक़वामी तिजारत मुमकिन हो, और तीसरा इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का कहना है, उनका स्लोगन है मेक पॉवर्टी हिस्ट्री। वो ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। ना आईएमएफ वाले कहते हैं हम डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। ना ही इसी तरह से WTO वाले कहते हैं कि हम डेवलपमेंट सेक्टर। ठीक है, एक का काम है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आईएमएफ, दूसरे का काम है यानी कि करेंसी स्टेबिलिटी एक्सेट्रा, और दूसरे का काम है कि ट्रेड के बैरियर्स ना लगे। ट्रेड के बैरियर्स को क्यों खुला रखने की ख्वाहिश है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? उनका एनालिसिस ये है, उनका कहना ये, उनकी समझ ये कि जितनी ज्यादा बैनुल अक़वामी तिजारत होगी उतने मुल्क अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज से फायदा उठाते हुए वो चीजें बनाएंगे जिसमें वो एफिशिएंट हैं, और वो चीजें खरीदेंगे जिसमें दूसरी कंट्रीज एफिशिएंट हैं। इसमें तमाम मुल्कों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो इसका मतलब है WTO बना ही इस मकसद के लिए था कि एक जमाने के अंदर बहुत सारे मुल्कों ने प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटीज और बैरियर्स लगा दी। तो WTO बना ही इस मकसद के लिए था कि ये प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटीज, टैरिफ, बैरियर्स जो है इनको कम किया जाए, क्योंकि उनकी ये कन्विक्शन है, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि टैरिफ, बैरियर्स, ड्यूटीज वगैरह ये अच्छी नहीं होती। इस वजह से आईएमएफ वाले ये रेकमेंड करते हैं कि आप एक ओपन मार्केट इकोनॉमी करें विद अ फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। 1980 की दिहाई में जब मैं बड़ा हो रहा था, उस जमाने के अंदर फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट नहीं था। यानी कि आप मार्केट में जाके किसी मनी चेंजर के पास जाके ये नहीं कह सकते थे कि ये मेरे पास रुपए हैं, मुझे डॉलर दे दो, या ये मैं डॉलर लेके आया, मुझे रुपए दे। नो,
इनफैक्ट तरीका ये होता था कि अगर आपने अमेरिका जाना है, आपने बाहर जाना है, तो आप खास तौर पे जो वीजा है, जो आपका पासपोर्ट है, जो आपका आपके सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप जाके सबमिट करवाते थे। उसमें आपको एक परमिशन मिलती थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि हाँ, इस बंदे को इतने डॉलर्स जो है खरीदने की हम इजाजत दे, ट्रैवलर्स चेक्स की सूरत में, और वो भी ऑब्वियसली आपने गवर्नमेंट से। तो अभी बात हमें ये समझ आई कि वो चाहते हैं ओपन मार्केट इकोनॉमी हो, आईएमएफ वाले ये चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपने पैसे वापस करने हैं तो इसका मतलब है आपको बजट डेफिसिट कम करना होगा। बजट डेफिसिट कम करने का तरीका सब जानते हैं, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अखराजात आप कम करें और आमदनी अपनी बढ़ाएं। आमदनी बढ़ाने का तरीका यह कि टैक्सेस बढ़ाएं। टैक्सेस दो किस्म के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस में है इनकम टैक्स, जैसे एक डायरेक्ट टैक्स है। अक्सर उसमें आप उसको ग्रेजुएट कर लेते हैं कि जो ज्यादा अमीर बंदा है वो ज्यादा टैक्स देगा और जो गरीब आदमी है वो कम टैक्स देगा। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। अक्सर इनकम टैक्सेस जो हैं, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इनकम टैक्सेस प्रोग्रेसिव ही होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस लिहाजा उनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि वो हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं। दूसरे टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि अगर मैंने वो पानी की बोतल खरीदी तो उसमें मैंने जीएसटी अदा करना, उसमें मैंने सेल्स टैक्स अदा करना, उसमें मैंने कस्टम ड्यूटी अदा करनी है अगर मैंने उसको इंपोर्ट किया। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये हमेशा रिग्रेसिव होते हैं, प्रोग्रेसिव नहीं होते, रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव से मतलब ये है कि जो अमीर आदमी है जब वो पानी की बोतल खरीदेगा और लेट से वो उस पर ₹5 टैक्स देगा, या वो कोई गाड़ी खरीदेगा उस पर एक परसेंटेज टैक्स देगा, या कोई भी शेयर खरीदेगा उस पर टैक्स देगा, तो वो टैक्स उसकी आमदनी की शरह के हिसाब से कम होगा। और जो गरीब आदमी वही चीज खरीदेगा वो अपनी आमदनी का ज्यादा बड़ा हिस्सा उस टैक्स में अदा करे। यानी कि जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिग्रेसिव इस सेंस में है कि गरीब अपनी आमदनी के तनासब से वो टैक्स नहीं देता, बल्कि अपनी आमदनी के तनासब से ज्यादा टैक्स देता है। इसलिए सेल्स टैक्स और इस किस्म के इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट्स अवॉइड करती हैं, क्योंकि उसमें होता यह है कि गरीब आदमी जो है बुरी तरह से पिस जाता है। हमारी हुकूमत जो है वो आधी अपनी टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस से कमाती है और तकरीबन आधी अपनी रेवेन्यू जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से कमाती है, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटीज वगैरह, जो कि बहुत हाई अमाउंट है। सेल्स टैक्स जैसी चीजें जो है वो अक्सर इस मकसद के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती कि वो मेनली गवर्नमेंट रेवेन्यू उधर से निकले। वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है कि कुछ अशिया पे ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, कुछ अशिया पे कम टैक्स लगा देते हैं, ताकि वो अशिया जो कि आप समझते हैं कि इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है उनकी कंजम्पशन कम हो जाए। जिस तरह सिगरेट्स पे आप टैक्स ज्यादा लगा दें, ठीक है, एजुकेशन को आप सब्सिडाइज कर देंगे एंड सो ऑन। मगर जनरल सेल्स टैक्स के जरिए जब आप आमदनी कमाते हैं तो उसका रिजल्ट यही होता है कि उसमें गरीब ज्यादा बुरी तरह से पिसता है। यह सब कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है क्योंकि हमारी हुकूमत ने आईएमएफ से कर्जे लिए हैं और इन कर्जों के एवज हमें टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये जो अभी बजट औरंगजेब साहब ने पास किया, इसमें आप देख सकते हैं कि सैलरीड पेशा लोगों पे भी टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। जनरल सेल्स टैक्स भी जो है वो भी लागू और बढ़ा दिया गया है और तकरीबन तमाम टैक्सेस अक्रॉस द बोर्ड बढ़ा दिए गए। वो ये कहते हैं कि 9% टैक्सेशन रेट पे हुकूमत नहीं चल सकती, हालांकि बांग्लादेश की हुकूमत 7% पे चल रही है और इंडिया की हुकूमत 11% पे चल रही है। रीजन में इतना ही तकरीबन टैक्स है। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है आपका रेट ऑफ टैक्सेशन पर जीडीपी बढ़ जाता है, मगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर तकरीबन इतना ही रेट ऑफ टैक्सेशन होता है, इससे को बहुत ज्यादा होता नहीं। रेट ऑफ टैक्सेशन हो नहीं सकता क्योंकि लोग इतने अमीर नहीं है, लोग गरीब। अमेरिका में जहां पे लोग ज्यादा अमीर होते हैं या स्कैंडिनेविया में जहां पे लोग बहुत ही अमीर है, वहां पे आप रेट ऑफ टैक्सेशन जो एवरेज रेट ऑफ टैक्सेशन 25% तक भी ले जाएं, लोगों को पिंच नहीं करता क्योंकि लोगों के पास दौलत ही ज्यादा है। सो दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री राइट नाउ। ये जो बजट पास हुआ है ये बेसिकली आईएमएफ को बताने के लिए पास हुआ है कि यस, अगर आप हम पे रिलाई करें, ट्रस्ट करें तो वी कैन पे बैक द लोन्स। देखें, हमने टैक्सेस बढ़ा दिए, हमने अपने अखराजात को कम करने की कोशिश भी की है, हालांकि ऐसे हुआ नहीं, अखराजात इनफैक्ट बढ़ गए। बट 12 आईएमएफ का लॉजिक क्या है? आईएमएफ का लॉजिक ये कि जब फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा तो उसके नतीजे में जब आप इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट आपको होगा, तो ओपन मार्केट इकोनॉमी के अंदर डिमांड फॉर डॉलर ज्यादा होगी और डिमांड फॉर रुपी कम होगी। जब डिमांड फॉर रुपीज कम होगी, क्योंकि रुपए में जो चीजें बन रही हैं, पाकिस्तान में जो चीजें बन रही हैं उनकी डिमांड कम है, वो इतनी खरीदी नहीं जा रही हैं, आप ज्यादा चीजें बाहर से खरीद रहे हैं, आपकी चीजें कम बिक रही हैं। जब आपकी चीजें कम बिक रही हैं तो रुपए की डिमांड भी कम है, क्योंकि आपको तो रुपए में पैसे चाहिए आगे। तो इसका मतलब है रुपए की जब डिमांड गिरेगी वीजा वी द डॉलर, तो रुपए की जो वैल्यू है वो भी गिरेगी। इसको हम कहते हैं डिवैल्यूएशन, ठीक है। जब रुपए की वैल्यू गिरेगी यानी कि डॉलर महंगा होगा, रुपया सस्ता होगा,
तो उसके नतीजे में डॉलर जो लोग कमा रहे हैं वो उनके लिए पाकिस्तान की तमाम अशिया सस्ती हो जाएंगी। जब उनके लिए पाकिस्तान की तमाम अशिया सस्ती हो जाएंगी तो वो ये कहेंगे सपोजिटली इन थियरी कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम अपने मुल्क से लें, बल्कि हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करवा लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान से हमें आधी कीमत में चीज मिल रही। तो थियरी ये है कि जब रुपए की कीमत डिवैल्यू होती है उसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट दोबारा बढ़ जाती है, और उलट इफेक्ट ये है कि जब डॉलर चढ़ जाएगा तो बाहर किस से जो चीजें आपने मंगवानी है वो महंगी हो जाएंगी। तो फिर इसका मतलब है आप सोचेंगे यार ये बाहर से मैं चीज क्यों मंगवाऊं, मैं पाकिस्तानी खरीद लेता हूं क्योंकि ये तो बहुत महंगी होगी, बाहर वाली चीज महंगी होगी तो आप वो खरीदेंगे। तो ये थियरी है जी, सप्लाई ऑफ डॉलर्स एंड डिमांड फॉर डॉलर्स वगैरह इस तरह करके इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं और इस तरह सपोजिटली सारी चीजें सेट हो जाती हैं। इतनी बात ही समझने की जरूरत है कि दो किस्म की ट्रेड रिजीम्स होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड। एक है जिसके अंदर हुकूमत जो है वो क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स को फिक्स कर देती है, प्राइस भी फिक्स कर देती है, और अगर डॉलर खत्म हो जाए तो वो कह देती है बस मेरे पास और डॉलर नहीं है, नो आप नहीं खरीद सकते डॉलर, एंड ऑफ स्टोरी। और दूसरा है ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर आप डॉलर्स जो है की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, और अगर डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, फिर आप खरीद नहीं सकेंगे क्योंकि वो महंगा बहुत हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर डॉलर की जरूरत नहीं है, रुपए की ज्यादा जरूरत है, डॉलर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये दो चीजें, ठीक है। सो थियरी हमें ये कहती है कि ये जो मार्केट मैकेनिज्म है, डिमांड एंड सप्लाई वाला मैकेनिज्म है, इससे खुद ब खुद जो डॉलर की प्राइस है इन रिलेशन टू रुपीज वो एक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, और उस इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मार्केट क्लियर हो जाएगी। और अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं तो डॉलर जो है वो चढ़ जाएगा। जब डॉलर चढ़ जाएगा आपकी चीजें ज्यादा फरोख्त होनी शुरू हो जाएंगी और ज्यादा बाहर बिकनी, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट्स आपके कम हो जाएंगे, और दोबारा से इक्विलिब्रियम पैदा। ये मार्केट का मैकेनिज्म है जो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाया जाता है। मगर इशू क्या है, व्हाट इफ, 4 इश्यूज में आपको लेके पहले बताता हूं फिर आगे जाके 7 हो जाएंगे। व्हाट इफ देयर इज व्हाट वी कॉल इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी आपके एक्सपोर्ट्स जो है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, तैयार करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपको ढेर सारी ऐसी कमोडिटीज की जरूरत है जो कि आपने इंपोर्ट करनी है, एक मामला। दूसरा मामला आपकी फॉरेन डेट है जो डॉलर्स में है। जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो आपकी फॉरेन डेट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस वो भी बढ़ जाएगी। अगर डॉलर की कीमत डबल हो जाती है तो एक्चुअली आपकी फॉरेन डेट ओवरनाइट डबल हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है आपको डबल चीजें बेचनी पड़ेंगी वो फॉरेन डेट उतारने की। तीसरी बात यह है कि अगर आपका पावर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसी चीजें जो हैं वो डॉलर इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप ऑयल इंपोर्टर हैं और ऑयल आपने इंपोर्ट करना है डॉलर्स में, डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो ऑयल की कीमत बढ़ेगी, जब ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट तो बढ़ना ही है, पेट्रोल और डीजल तो महंगा होगा, ठीक है। और अगर आपका पावर सेक्टर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है तो बिजली भी महंगी हो जाएगी। अगर फर्ज करें आपकी कंट्री आईपीपी जैसी टेक्नोलॉजी पे चल रही है तो, और वो डॉलर से लिंक्ड है, तो पावर भी महंगा हो जाएगा। जब पावर और ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, आपके मुल्क के अंदर जनरल इन्फ्लेशन हो जाएगी, तेजी से इन्फ्लेशन हो जाएगी, आपकी करेंसी जो है वो डिप्रिसिएट कर, ठीक है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि हमारे आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो डॉलर्स में हैं। अगर से पाकिस्तानी आईपीपीस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो तकरीबन आधे कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तानी आईपीपीस के साथ वो फिक्स्ड है, वो 145 पर डॉलर पे फिक्स्ड है, रुपीस पर डॉलर पे फिक्स्ड है। मगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इशू ये है कि आपने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी। कैपेसिटी पेमेंट्स क्या है कि चाहे आप बिजली इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, आपने एक मुकर्रर रकम उनको अदा करनी करनी। नहीं अदा करते टू बैड फॉर यू, करते हैं तो गुड फॉर यू। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप रिकवर कर सकते हैं पैसे, क्योंकि आपने कंज्यूमर को आगे बेची, कंज्यूमर ने आपको पैसे दिए तो आप पैसे वहां पे अदा कर सकते हैं। अगर आप नहीं बेच सकते, बिजली बेचने में या ट्रांसमिट करने में कामयाब नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आपको फिर वो पब्लिक फाइनेंस से पूरी करनी, और वो हम कर रहे हैं। वो इस साल हमें ओवर 2 ट्रिलियन रुपीस की शक्ल में कैपेसिटी पेमेंट्स देनी। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है वो ऑयल है, दैट इज अबाउट ऑयल एंड ऑयल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये 25%, तकरीबन 1/4 ऑफ आवर इंपोर्ट्स इज जस्ट ऑयल। और मैंने जैसे आपको बताया ये बिजली के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। मॉडर्न इकोनॉमीज तो इसके बगैर चल ही नहीं सकती, और हमारी इकोनॉमी खास। दूसरी हमारी इंपोर्ट्स है मशीनरी, वाइटल सारी मशीनरी, नॉट जस्ट कंप्यूटर्स एंड सेलफोन्स, मगर तकरीबन सारी इंडस्ट्रियल मशीनरी हम बाहर से मंगवाते हैं। हम खुद वो मशीनरी बना नहीं सकते सिवाय स्मॉल टूल्स वगैरह के। आप सरप्राइज होंगे ये
सुन के कि इवन रॉ मटेरियल्स जिसमें प्लास्टिक्स, मेटल्स, स्टील्स, केमिकल्स भी शामिल है, वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं। और मजीद ये भी शौक हो जाएंगे सुन के कि हम तकरीबन $2 बिलियन की रॉ कॉटन भी मंगवाते हैं। आप सोचेंगे हम बाहर से रॉ कॉटन क्यों मंगवाते हैं, हम तो खुद कॉटन ग्रोअर हैं। उसकी वजह यह है कि जो मशीनरी लगी हुई है वो जिस क्वालिटी ऑफ कॉटन को उसने यूज करना है, वो क्वालिटी ऑफ कॉटन हम यहाँ ग्रो नहीं कर पाते, जिस वजह से भी तो हम वो मशीनरी वाले, टेक्सटाइल वाले ये कहते हैं कि इस पे नहीं चले, बात बनेगी, बाहर से मंगाएं। वो बाहर से आती है कॉटन और फिर वो मशीनरी पे। मजीद हम ऑब्वियसली लग्जरी कमोडिटीज भी मंगवाते हैं, गाड़ियां मंगवाते हैं, फोन्स मंगवाते हैं, कई खाने मंगवाते हैं, कंज्यूमर आइटम्स मंगवाते हैं, कैमरास मंगवाते हैं, वगैरह वगैरह सारी। ये भी बहुत बड़ा खर्चा है। अब जब इंपोर्ट डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट्स आपके, यानी कि जब आपकी टेक्सटाइल्स भी रॉ कॉटन बाहर से मंगा रही है, जब आपकी बिजली जो है वो तेल पे बन रही है, कम से कम आधी बिजली तेल पे बनती है, हालांकि हमारे पास 5 दरिया हैं, हमें हाइड्रो पावर की तरफ जाना चाहिए था या सोलर पावर की तरफ जाना चाहिए था। कोई भी कंट्री ऐसी पावर की तरफ जाए जो उसके पास है नहीं, जो रिसोर्स उसके पास है नहीं, ये तो बहुत फूलिश बात है। अगर आप कुवैत हो और आप ऑयल से बनाए बिजली, मेक्स परफेक्ट सेंस। अगर आप ईरान ऑयल से आप बनाए बिजली, मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि आपके पास अपना तेल है। मगर अगर आप पाकिस्तान है, आपके पास अपना तेल है नहीं या थोड़ी छोटी तादाद में है, मिकदार में है, और आप तेल से बिजली बनाए, ये तो सबसे स्टूपिड बात होगी। आपको बेहतर है कि आप जो है वो पानी से बिजली बनाए, क्योंकि पानी आपके पास है, बल्कि आपके पास पानी कभी एक बार इतना आता है कि हमसे कंट्रोल ही नहीं होता, फ्लड हो जाता है। तो इनफैक्ट ये जो डैम्स और रेजर्वॉयर्स वगैरह जो आप सारा बनाते हैं, उससे 2 फायदे हैं आपको। एक फायदा आपको ये है कि बिजली बनाएंगे, दूसरा फायदा आपको ये है कि जो आप वाटर को कंट्रोल करेंगे। जब ज्यादा पानी आएगा आप उसको स्टोर कर लेंगे, जब कम पानी होगा तो आप उसको रिलीज कर लेंगे। मगर बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। तो आते हैं अब इस पे इंपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स पे। ये भी एक इकोनॉमिक्स की टर्म है, बड़ी जरूरी है कि फर्ज करें मैं एक चीज बना रहा हूं, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, फर्ज करें मैं गारमेंट बना रहा हूं, ठीक है, मैं बड़ी अच्छी शर्टें बना रहा हूं और मैं बाहर किसी ब्रांड को बेच रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चीज को बनाने में कितने फीसद, जो मैं अगर 100 रुपया लगता है मेरा, एक 100 रुपए में से लेट से कितने फीसद मेरे जो कॉस्ट है वो इंपोर्ट्स पे लग रही, उन चीजों पे लग रही जो मुझे बाहर से मंगवानी। सो सादिया बदर ने एक स्टडी की थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए, जो पब्लिश हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी है, और वो ये कहती है कि ये तकरीबन 39%, चलो 40% कह लें आप, गोल गोल जहन में याद रखने के लिए 40%, दैट्स वेरी हाई। इसका मतलब है जो आपका एक्सपोर्टर है, जो 100 रुपया वो खर्च कर रहा है, उसमें से 40 रुपए से वो ऐसी चीजें बाहर से मंगवा रहा है जो उसके लिए जरूरी है एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्शन पैदावार करने। इट्स वेरी वेरी हाई। उसमें ऑब्वियसली आप जानते हैं मशीनरी भी शामिल है, मगर उसमें रॉ मटेरियल्स भी शामिल है, और कभी कभार उसमें लेबर भी शामिल है। तो जब 40% आपकी इंपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स है, तो इससे बड़ी दिलचस्प बात यह होती है कि फर्ज करें कि माई रुपी फॉल्स बाय 10%, रुपए की कीमत 10% से गिर जाती है, यानी एक्सपोर्ट्स जो है वो 10% से कम हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम क्योंकि रुपया 10% से गिर गया है, तो इंपोर्ट्स भी 10% से बढ़ गए। तो मेरी कॉस्ट पे क्या असर हुआ है? If 40% of my imports are based on imports, the rupee falls by 10%, my exports will only be 6% cheaper. Instead of being 10% cheaper, they'll be 6% cheaper, क्योंकि 40% उसमें से उड़ जाएगा, क्योंकि 40% मेरी कॉस्ट जो है वो तो बढ़ गई है। So that means that in fact a rupee has to fall by 16% in order for my exports to be cheaper by 10%. 10% से अगर रुपये गिरता है तो 10% से मेरी चीजें सस्ती नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा से अगर रुपया गिरेगा तो 10% पे सस्ती। And this depends on the import intensity of exports, जो कि पाकिस्तान के लिए मैं आपको बता चुका हूं बहुत हाई है। तो थोड़ी सी और मैथ यहां देख सकते हैं। The higher the import dependence, the lower the impact of a change in the exchange rate on export price. जितनी ज्यादा आप इंपोर्ट करके चीज बना रहे हैं, उतना वो जो बाहर वाला आपकी जो करेंसी ऊपर नीचे होती है उस पर कम असर होता है, क्योंकि जब करेंसी नीचे होती है और आपने चीज बाहर से मंगा के वो बनानी है, तो रिजल्ट वो नहीं होता जो कि होना चाहिए, बल्कि वो मिटिगेट हो जाता, वो कम होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। दूसरा मामला है जी इंटरनेशनल डेट का। मैंने आपको बताया कि $124 बिलियन की डेट है हमारी, ठीक है, और ये आप डॉलर में ही अदा कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार मेरे से रुपया ले लो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे ये डॉलर चढ़ेगा, फर्ज करें 10% से डॉलर चढ़ेगा, तो आपने ये देखना है कि ये $124 बिलियन जो है वो 10% से बढ़ जाने। उसकी वैल्यू को आपने देखना है कि क्या वाकई आपकी करेंसी जब 10% से गिरती है
और उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स लेट से थोड़ा बहुत बढ़ते हैं, 6% से 5% से बढ़ते हैं, तो क्या उससे जो एक्स्ट्रा अर्निंग आ रही है आपकी कंट्री को, हाँ, उसमें से आपने अब जो आपकी इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशंस बढ़ गई हैं उसको माइनस करना है. यू कैन गो इनटू द नेगेटिव एज ए रिजल्ट. अगर बहुत तेज डिवैल्यूएशन हो जाए करेंसी की जैसे हुई, तो द एक्स्ट्रा अर्निंग यू मेक फ्रॉम एक्सपोर्ट्स मे बी मच लेस देन द अमाउंट यू हैव टू नाउ पे बैक, extra amount you have to pay back because the dollar is more expensive than it was before. So अब ये देखें जी कि this is the debt that Pakistan is incurring. आप देख सकते हैं कि ये कैसे बढ़ती चली जा रही है. 1947 से ग्राफ शुरू हो रहा है और आप देख लें कि पिछले 20 सालों के अंदर या पिछले 5-10 सालों के अंदर ये मामला जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रहा, मगर देखिए कर्व्ड लाइन में बढ़ रहा है. ये कर्व्ड लाइन बहुत खतरनाक है. क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल राइज कहते हैं. ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये लीनियर कर्व नहीं है. एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वगैरह इसका मतलब है आप पीछे और पीछे हो रहे हैं और आपकी ग्रोथ इसको मैच नहीं कर पा रहे. तीसरी बात यह कि न्यू मशीनरी. अब आप कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, राइट. सब कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ानी है, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो डॉलर कमाएंगे तो डेट में नहीं जाएंगे. मगर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको नई मशीनरी. क्यों नई मशीनरी चाहिए? इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको सस्ता प्रोड्यूस करना, एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना है, बेहतर प्रोड्यूस करना है. उन सब चीजों को मैच करने के लिए जाहिर बात है आपको नई टेक्नोलॉजी और नई मशीनरी चाहिए. वो कहां से आती है? बाहर से आती है. वो कैसे उसकी खरीदा जाता है? डॉलर्स में. डॉलर क्या हो गया? महंगा हो गया. डॉलर महंगा हो गया तो नई मशीनरी नहीं आनी. नई मशीनरी नहीं आनी तो आपका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं होना. अगर वो अपग्रेड नहीं होना तो आपके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ने. अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ने तो डेट में दोबारा फंस जाएंगे. समझिए आप. यही वजह है कि यूब खान के दौर के अंदर, बल्कि उससे 50s के अंदर भी जानबूझ के हमने अपनी करेंसी ओवर वैल्यू करके रखी. हमने अपनी करेंसी महंगी रखी हुई थी. क्यों महंगी रखी हुई थी? क्योंकि हम धड़ाधड़ मशीनरी कंट्री के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं. तो आपकी जब करेंसी ओवर वैल्यू होती है उसका भी फायदा होता है. चाइना की करेंसी आईएमएफ वाले रोज कहते हैं ओवर वैल्यू हुई है, तो चाइना वाले कहते हैं हमें नहीं परवाह, ओवर वैल्यू ठीक है. क्यों? क्योंकि वो धड़ाधड़ मशीनरी मंगवा रहे हैं वहां से. वो कहते हैं हमें मशीनरी सस्ती पड़ रही है. तो हम मशीनरी नहीं मंगवाते, हम मंगवाते हैं commodities like oil and plastics and raw materials and luxury goods and so on. Sadly मशीनरी कम मंगवाते हैं अगर कंप्यूटर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए. बाय द वे अब हम प्योरली वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर नहीं है जैसे हम पहले होते थे 50-60s के अंदर. अब हम फिर भी कुछ प्रोसेस चीजें निकालते हैं टेक्सटाइल्स के, अगर देखा जाए, बट दे आर स्टिल एट द लो एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, दे आर नॉट एट द हाई एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में जाना है तो फिर आपको आईटी शाईटी जैसी चीजों में जाना होगा. गाड़ियां बनाएं आप, चिप्स बनाएं आप, कंप्यूटर्स बनाएं वगैरह. मगर उसको बनाने के लिए आपको लोगों को पढ़ाना पड़ेगा और आपको नई मशीनरी मंगवानी पड़ेगी. ओके, सो बहरहाल मसला ये है कि इंपोर्टिंग मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर एक्सपेंसिव जैसे डॉलर चढ़ना शुरू हो जाता है, और लिहाजा पाकिस्तान इंडस्ट्रीज के लिए कंपेटिटिव रहना मुश्किल हो जाता है जब डॉलर इनफैक्ट चढ़ना शुरू हो जाए. चौथी बात, कैपिटल फ्लाइट. वो क्या है? जैसे डॉलर चढ़ जाता है और आगे मजीद आपको अंदेशा है, आपको शक है, आपका ख्याल है कि डॉलर और चढ़ेगा, तो आप क्या करते हैं? आप अपने रुपए से डॉलर खरीद लेते. आपने 1 लाख रुपए आपकी तनख्वाह आई, आपने कहा यार डॉलर खरीद लेता हूं, आगे चढ़ना ही चढ़ना है, आप डॉलर खरीद लेते हैं. इस तरह क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर से कैपिटल फ्लाइट होती है. और अगर आप उससे भी ज्यादा अमीर हैं तो आपकी कोशिश होगी चलो यार ये डॉलर मैंने बचाए हैं, ये मैं एमिरेट्स के अंदर जाके, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर जाके कोई अकाउंट वहां पे खोलूं और वहां किसी तरह पहुंचा दूं, लीगल या इलीगल जो मर्जी, या वहां पे प्रॉपर्टी खरीद लूं. जिस तरह अभी रिलीज हुआ कि पाकिस्तानियों की वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी निकली सिर्फ यूएई के शहर के अंदर, राइट, दुबई के अंदर. तो ऑल अक्रॉस द मिडल ईस्ट पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज हैं, इवन यूरोप के अंदर पाकिस्तानी की प्रॉपर्टीज हैं. तो हमारा जो आप कह लें जो एलीट क्लास है वो, क्योंकि इकोनॉमी अनस्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, डॉलर चढ़ जाता है, तो वो और तेजी से बल्कि कहते हैं कि अपने असासे जो हैं वो डाइवर्सिफाई करें आप, और मुल्क से बाहर निकाल के बाहर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद लें, वहां पे वो महफूज है, यहाँ पे कोई बात नहीं. सो कैपिटल फ्लाइट बिटवीन 78 एंड 2018, मैं ये नहीं कह रहा ये इलीगल है, बहुत सारा कुछ ये इलीगल भी है. इट्स नॉट नेसेसरली इलीगल, सम ऑफ इट इज इलीगल, सम ऑफ इट इज लीगल. मुझे नहीं पता कितना लीगल कितना इलीगल है, बट पॉइंट ये है कि कैपिटल फ्लाइट इज ऑल्सो लीगल प्रोसेस. सो हाउ मच डिड वी लूज सिंस 78 to 2018? $333 billion in 2010 dollar prices. That's how much money has gone out of the economy. That's a lot of money. हम तो 3 बिलियन को तरस रहे हैं, वो 333 बिलियन जो है इस इन डेकेड्स के अंदर बाहर गया है, मुल्क से बाहर. और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का बहुत सीरियस प्रॉब्लम.
बहुत बड़ा प्रॉब्लम। कैपिटल बनता है यहाँ पे, रिसोर्सेज बनते हैं यहाँ पे, मुनाफे बनते हैं यहाँ पे, मगर वो मुनाफे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होते, वो बाहर चले। और ये देखें 4.3 ट्रिलियन की बिलियन की प्रॉपर्टीज उन्होंने एक साल में खरीदी। 4 बिलियन की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान के अमीर लोगों ने सिर्फ दुबई शहर में एक साल में खरीदी। हम 3 बिलियन के तरस रहे हैं, मुल्क तरस रहा है, मगर आपके सामने हालात। फिर उसके बाद प्रॉब्लम यह है लेबर फ्लाइट। जब डॉलर बढ़ जाता है या रुपया गिर जाता है तो सारी बाहर की करेंसीज जो है बढ़ जाती। अभी मैं मलेशिया गया हुआ था, मलेशिया के अंदर मुझे पता चला कि बहुत सारे पठान रहते हैं, बल्कि एक पूरा एरिया है जहां पे पठान ही पठान रहते हैं। मुझे उन्होंने कहा कि सर आपको ऐसे लगेगा पेशावर आ गए हैं मलेशिया के अंदर। वो कपड़े का कारोबार करते हैं, कुछ कारोबार करते हैं, कुछ कारोबार, ह्यूज पॉपुलेशन, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। और इसी तरह आपको पता है पिछले साल 8 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए। इस साल लोग हमने 1 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ के रखना है इंशाल्लाह, ठीक है। 10 लाख लोग मेरे हिसाब में जो है मुल्क छोड़ के जाएंगे। इनफैक्ट एक रिसेंट सर्वे हुआ था जिसमें लोगों से पूछा गया कि कितने लोग जो है अगर उनको मौका मिले बाहर जाने का तो वो बाहर चले जाएंगे और बाहर रहेंगे। तो 94% लोगों ने ये कहा कि हाँ जी बाहर चले। 94%। आपको अगर सुपरवाइजर पीछे ना बैठे होते आपसे मैं पूछता तो शायद यहाँ पे भी 94% आ जाता। नहीं I'm joking, आप नाराज हो गई, नाराज नहीं हो, जस्ट अ जोक। सो मैसिव लेबर फ्लाइट एंड लेबर फ्लाइट जो है ना, देखें ये भी कोई बड़ा, ये प्रोसेस जो है ना इतना सादा नहीं है, क्योंकि गेट उन्होंने खोलना है कि किसने अंदर आना है किसने अंदर नहीं, और वो क्या देखते हैं कि उनकी क्या जरूरियात है। उनको अगर प्लम्बर्स चाहिए तो पाकिस्तानी प्लम्बर्स के लिए खोल देंगे, उनको अगर इंजीनियर्स चाहिए वो इंजीनियर्स के लिए गेट खोल देंगे, उनको अगर कंप्यूटर्स वाले चाहिए। उन्होंने हमेशा बेस्ट और ब्राइटेस्ट लोगों को लेना है, ठीक है, और सबसे पढ़े लिखे लोगों को लेना है, सबसे स्किल्ड लेबर को लेना है। वो सारे का सारा लेबर आप लूज करते हैं, वो सारी की सारे स्किल सेट आप हर साल 8-8 लाख 10-10 लाख स्किल्ड लेबर, यंग स्किल्ड लेबरर लूज करते हैं। वो बाहर चला जाता है, वो बाहर जाके उनके शहर बनाता है, उनकी दौलत बढ़ाता है, उनकी पैदावार करता है, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिलता। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, इवन दो गवर्नमेंट्स बड़े फखर से कहते हैं इस साल हमने इतने लोग बाहर भेजे क्योंकि रेमिटेंसेस आई, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ गुड, इट्स द साइन ऑफ अ फेलिंग इकोनॉमी इन फैक्ट। फिर छठा मसला आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स का। जैसे डॉलर चढ़ जाता है तो आईपीपी पेमेंट्स बढ़ जाती हैं, जो अब बैनुल-अक़वामी आईपीपीज हैं उनके साथ पेमेंट बढ़ जाती हैं, और अब हमने 2 ट्रिलियन देने। अब ये 2 ट्रिलियन की जो रकम है दोस्तों, इस रकम को आप समझें कि जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट है वो 2.2 ट्रिलियन है, और जो आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट्स है वो 2 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई। यानी कैपेसिटी पेमेंट्स जिस पे आप एक यूनिट बिजली नहीं उसको उसके एवज आप इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन उतनी हो गई है जितना कि आपका पाकिस्तान का डिफेंस का बजट। दैट इज रिडिकुलस, दैट इज ट्रूली फिनोमिनली रिडिकुलस। आपको अच्छी तरह पता है कि आपका डिफेंस बजट इज द लार्जेस्ट बजट आफ्टर debt reservicing. Debt reservicing, of course, is 56%. Then comes defense budget. And then comes IPP budget. Imagine. Larger than your education and healthcare and social services. तमाम जो सहूलियात वगैरह उससे ज़्यादा बड़ा ही है. So, what is happening to the rate of growth? Rising cost of electricity, transportation means कि profits industry कम हो रहे हैं, cost of doing business जिसको हम कहते हैं वो बढ़ रही है. जब cost of doing business बढ़ जाएगी तो लोग अपनी बिजनेसेस बंद करेंगे, इन्वेस्ट करने के बजाय जो है वो कहेंगे चलो बांग्लादेश चले जाते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन बांग्लादेश चले गए। एसएमईज विल फेस स्टिफ प्रॉब्लम्स बिकॉज एसएमईज का मार्जिन भी कम होता है एंड ओवरऑल रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन भी कम हो जाएगा, स्पीड ऑफ इकोनॉमी कम हो जाएगी, एक्यूमुलेशन की स्पीड कम होगी, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट का साइकिल कम हो जाएगा। ये वेल नोन बात है, ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं है कि बिजली का रेट जब आप बढ़ाएंगे इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। इसीलिए बिजली के रेट हमेशा कंट्री 60s के अंदर बहुत ही कम दबा के रखती थी, वापडा वगैरह जब होता। वजह क्या थी कि इन अ सर्टेन सेंस गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को सब्सिडाइज कर रही होती कि हमने ये बिजली बनाई है, सस्ती देंगे आपके ताकि आप चलाएं अपनी बिजनेस, मशीनें चलाएं, काम निकालें। तो ये मेंटालिटी अब ऐसा नहीं। अब इनफैक्ट गवर्नमेंट इतनी बुरी तरह खसारे में है कि अपने टैक्स रेवेन्यू को पूरा करने के लिए बिजली पर भी टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। तो बिजली से भी टैक्स वसूल किया जा रहा है, और उससे प्रॉब्लम यह पैदा होता है कि ऑब्वियसली रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन कम होता है, रेट ऑफ प्रॉफिट कम होता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। जैसे आप पूछ रहे थे कि जो चीजें आपने अपग्रेड करनी है, आपके पास पैसे ही कोई नहीं अपग्रेड करने के, ठीक है, मुनाफा बख्श बिजनेस ही नहीं आप चला सक रहे। तो और आप रोज पढ़ सकते हैं कि अखबारात के अंदर जो टेक्सटाइल ओनर्स एसोसिएशन वगैरह सारे यही चीख रहे होते हैं, खुदा के लिए गैस का रेट, बिजली का रेट
यूटिलिटीज के रेट कम कर दें, हमारी बिजनेस बंद हो रही है, हमारी बिजनेस बंद, सो ऑन. Rather than giving these people subsidies, export subsidies, it's better to actually give them better rates of electricity. That is much better, a better option than the kind of subsidies that we give, etc. So conclusion क्या हुआ कि IMF का मॉडल जो था कि भाई डिवैल्यूएशन की वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर नीचे होने की वजह से चीजें खुद एडजस्ट हो जाएंगी. इशू क्या चीजें हैं जो वो नहीं देख रहे? एक वो ये नहीं देख रहे कि वी आर अ हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी, जिसकी वजह से जब भी डॉलर चढ़ता है पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन होती है. इन्फ्लेशन की 3 कॉजेज हैं. एक कॉज है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई बहुत बढ़ गई है, लोगों ने पैसे बहुत छाप दिए हैं, हुकूमत ने पैसे ज्यादा छाप दिए हैं या बैंक्स ने पैसे ज्यादा लोन्स में दे दिए, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है. दूसरी वजह है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई जिसकी वजह से रुपए की कीमत गिर गई. और तीसरी वजह एक्सपेक्टेशंस, कि अगर पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस हैं कि आगे इन्फ्लेशन होगी तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो जाती है, क्योंकि लोग पहले ही अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर देते हैं कि आगे कीमतें बढ़ने लगी, हम पहले से बढ़ा. पाकिस्तान के अंदर क्या है? इंपोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. लिख लें ये आप, पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की शक्ल क्या है? इंपोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. जब डॉलर चढ़ेगा पाकिस्तान में एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, जब भी डॉलर चढ़ेगा, क्योंकि जब भी डॉलर चढ़ेगा इंपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ेगी. जब इंपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ेगी वो सारी इकोनॉमी के अंदर टक 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 करके हर चीज की कॉस्ट बढ़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन है. इंपोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अक्सर ऐसे होता है जो इंपोर्ट डिपेंडेंट होती है. कई कंट्रीज के अंदर ऐसे होता है कि आप इसको, अगर आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है तो इंपोर्ट जब महंगे होते हैं आप कम इंपोर्ट करते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता. उसकी वजह यह कि आप इतने इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं कि चाहे वो कीमत बढ़ जाए, आप ज्यादा कीमत देंगे, आप कर्जे ले लेंगे उन चीजों को मंगाने के लिए, मगर आप उन चीजों की कंजम्पशन कम नहीं. ये बहुत बड़ा इशू. So these are the 7 things that cause many serious problems. Import dependence, rising debt in dollars, it wipes out any gain you make from devaluation. New machinery becomes more expensive, so इसका मतलब है कि आगे बिजनेस करना और बेहतर चीजें बनाना मुश्किल हो जाता है. कैपिटल फ्लाइट हो जाती है क्योंकि डॉलर ज्यादा महंगा हो गया, तो लोग कहते हैं कि डॉलर में पैसे कर लो, रुपए में पैसे रखने का क्या फायदा है, बाहर ले जाओ पैसे. लेबर फ्लाइट हो जाती है क्योंकि बाहर बंदा जो है वो एक बंदा भेजते हैं बाहर, और मुझे बता रहे थे मलेशियन जो पठान मुझे मिला वहां पे, वो कहता जी मैं 1000 रिंगिट हर महीने भेज देता हूँ, और कहता मैं 20 साल से 1000 रिंगिट ही भेज रहा हूँ. मैं कहा ये क्या चक्कर है 20 साल से, वहां तो महंगाई हो रही. कहते सर जब वो महंगाई होती है तो रिंगिट जो है वो चढ़ जाता है, तो वो उतने ही पैसे वहां पे बन जाते हैं. पहले वो 30,000 रुपए थे तो अब वो 60,000 रुपए हो जाते, तो उसमें मेरा काम पूरा हो जाता. तो इसका मतलब है जैसे वो बढ़ जाता है तो लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके वापस भेजने से जल्दी लोग कमा लेते हैं. एक बंदा बाहर भेज दें, बंदा फैमिली का पूरी की पूरी खानदान की सूरत सेट हो जाए. और ये यही हो रहा है हर फैमिली के अंदर, ऐसे आप जानते ही होंगे. तो इससे लेबर फ्लाइट होती है. फिर अनसस्टेनेबल आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, जिसकी वजह से जब डॉलर चढ़ता है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसे मैं आपको समझा चुका हूं. और ओवरऑल रिजल्ट ये इनफैक्ट कि इन्फ्लेशन भी होती है और ग्रोथ भी नहीं होती, जिसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन. और पाकिस्तान में इस वक्त यही स्टैगफ्लेशन हो रही है. दैट इज द सिचुएशन. अच्छा जी, आप कहेंगे सर बड़ी डिप्रेसिंग बातें सुना दी आप, कोई सोल्यूशन भी बताए ना सर, ये तो बड़ा मजा नहीं आएगा इस तरह से. सो माय व्यू इज दैट वी हैव टू रेगुलेट आवर इंपोर्ट्स. दैट्स द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल व्यू, आई नो, इन दीज डेज, बट देयर इट इज. देखिए, अगर आप $12 बिलियन का खसारा आपको हो रहा है हर साल, करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, तो जाहिर बात है आपको ये कहीं ना कहीं से पूरे करने हैं, आपको इसके लिए कर्जा लेना पड़ेगा. IMF के पास जाना पड़ेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, आप कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे. सबसे पहली बात यह कि ये $12 बिलियन का खसारा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मुल्क जो है बैनुल अक़वामी कर्जे में फंस रहा है. इसको रोकना है. इसको रोकने का तरीका जो IMF वाले रेकमेंड कर रहे हैं, मैंने आपके सामने रख दिया कि वो क्यों नहीं कामयाब हो रहा, क्योंकि मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ये 7 चीजें आड़े आ रही. ये 7 चीजें जो है ना आर प्रिवेंटिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग, द प्रेमिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट of the market fixing this function does not account for these 7 factors that are mitigating factors that are actually ruining the situation. So what do we need to do? We need to use not market mechanisms but other mechanisms. Import spending जो है वो आपकी export spending और remittances से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी कि आप $70 बिलियन 2022 में $70 बिलियन आपने कमाए,
कितने खर्च करने चाहिए आपको? 70 बिलियन। दैट्स इट, इट्स जस्ट दैट सिंपल। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप काम कर रही हैं, लेट्स से आपकी तनख्वाह, आपको तनख्वाह मिल रही है 3 लाख रुपया, हर महीने 6 लाख रुपए खर्च करके आ जाती हैं, तो क्या होगा रिजल्ट? क्रेडिट कार्ड बढ़ता चला जाए, क्रेडिट कार्ड पे डेट बढ़ती चली जाएगी, कर्जे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप किसी भी बंदे के पास जाएंगे जो आपको अच्छी एडवाइस करेगा, क्या वो कहेगा? कहेगा जी 6 लाख रुपए आप कैसे खर्च कर सकते हैं जब आपकी आमदनी 3 है? तो आम लिव विद इन योर मीन्स। तो आर मीन्स आर $70 बिलियन। जब आपकी मीन्स बढ़े, जब ये 100 बिलियन हो जाए, आप 100 बिलियन खर्च कर लें। जब ये 500 बिलियन हो जाए, 500 बिलियन खर्च कर लें। मगर जब आपकी अर्निंग 70 बिलियन है, तो आप 80 बिलियन नहीं खर्च कर सकते। अब देखिए, कोटास अगर आप इन्फोर्स करते हैं, तो हुकूमत ये कहती है कि आप तमाम इंपोर्ट्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डाल सकते हैं। नॉन एसेंशियल, जिसमें लग्जरी गुड्स हैं, नेसेसरी, जिसमें मशीनरी शामिल है, और रेगुलेटेड गुड्स, यानी कि जो कुछ हद तक इंपोर्ट्स किए जा सकते हैं, कुछ हद तक नहीं। कैन दिस बी डन? ये जो बात आप कह रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान का दावा है, ये देखें, इट हैज बीन डन। हाउ इज इट बीन डन? फ्रॉम जून 2022, Pakistan's current account deficit decreased. How did Ishaq Dar decrease the current account deficit, who is now Deputy Prime Minister? ये देखें कैसे ड्रामेटिक डिक्रीज हुआ। He decreased it by withholding letters of credit, mainly by withholding letters of credit. That's how they decreased it. Okay, why letters of credit? Why not tariff barrier? Tariffs are 8 point something percent average tariff, very low in fact. Because WTO के आप 95 में मेंबर बने, WTO आपको टैरिफ और कोटा नहीं लगाने देता, मगर WTO आपको लेटर ऑफ क्रेडिट पे कुछ नहीं कहता। सो लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए आप करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं, और किया गया है। मगर द इशू आई एम हैविंग इज दैट इट्स अ शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म, दैट वी यूज इट फॉर शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट। मिसाल तौर पे जब हमने IMF को ये दिखाना होता है कि वी कैन मीट देयर पेमेंट्स एक्सेट्रा, तो हम थोड़ा लेटर ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करके सारे ठीक कर लेते हैं। जब हम अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकते, हम लेटर ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करके थोड़ी सी अपनी ऑब्लिगेशंस वगैरह ठीक करने की कोशिश करते हैं। It's a short-term mechanism that we use it for. What I am proposing is that it has to be a planned long-term thing. It has to be a yearly target. If your yearly income is 70 billion, you cannot spend more than 70 billion. You have to plan out how you're going to use your foreign exchange over the course of the entire year. What you're going to spend it on and what you're not going to spend it on. And that is not a decision that should be taken by the market, but rather by इकोनॉमिक प्लानर्स, कि हमें मशीनरी, यस हमें चाहिए। जो चीजें लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, यस हमें चाहिए। जो चीजें लग्जरी कमोडिटीज हैं, उनको हम काटते जाएं। बिल्कुल लग्जरी कमोडिटीज को साल के लिए बेशक बंद कर दें मेरी तरफ से, नो प्रॉब्लम। So that is how we can manage it. So now, because of that kind of management, the current account records surplus after 2 years even. And how did we do it? With letter of credit. But the issue again is, this is what everybody calls, इसको कहते हैं लोग डारोनॉमिक्स या डरोनॉमिक्स क्योंकि he is very much in favor कि हमें लेटर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल करके तो फॉरेन एक्सचेंज अपना बचाना है। इसाक डार साहब की यही पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी। मगर औरंगजेब साहब की इससे मुख्तलिफ पॉलिसी। वो कहते नहीं, लेट द मार्केट मैनेज, हमने नहीं इंटरफेयर करना बिल्कुल भी। ये 2 पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट के अंदर ही, एक फाइनेंस मिनिस्टर की और एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यू सी। और इनफैक्ट इस गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टेंटली ये डिबेट हो रही, व्हिच साइड एम आई स्टैंडिंग ऑन? इट्स वेरी ऑब्वियस। नॉट ओनली एम आई स्टैंडिंग ऑन द साइड कि इसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप करें, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको पूरे साल की प्लानिंग के साथ आप, और साल की प्लानिंग के साथ आप जो है, बल्कि कोशिश ये करें कि बजाय कि करंट अकाउंट डेफिसिट हो, बजाय इसके कि सिर्फ आप ब्रेक इवन करें, आपको ये एम करना चाहिए कि आप 1-2 बिलियन जो है वो ऊपर कमाएं, 1-2 बिलियन आपको बेनिफिट हो, देन यू कैन पे बैक द डेट, यू कैन गेट द थिंग्स दैट यू नीड एक्सेट्रा। हमें बार बार IMF वाले ये बताते हैं कि लिव विद इन योर मीन्स, दैट्स व्हाट आई एम प्रपोजिंग। अगर हमारे मीन्स ही 70 बिलियन है, तो उससे ज्यादा हमें खर्चे नहीं करने चाहिए। सो IMF का मतलब लिव विद इन योर मीन्स का यही है कि टैक्सेस बढ़ा दो, अखराजात कम कर दो एक्सेट्रा, और ओपन मार्केट इकोनॉमी कर दो। मेरा मतलब लिव विद इन योर मीन्स का ये है कि अपना फॉरेन एक्सचेंज एक प्लान्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ उन अशिया पर जो कि पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए जरूरी। Why doesn't the IMF recommend it? या इकोनॉमिक प्लानर्स क्यों नहीं रिकमेंड करते? क्योंकि अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि
IMF ये नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान के भले के लिए क्या है। IMF ये सोच रहा है कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसके लिए क्या करना जरूरी है, उसके लिए यही ठीक है जो वो कर रहे हैं, मगर हमारे लिए ये ठीक नहीं। एक पूरे इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी काउंटर रेवोल्यूशन, वो काउंटर रेवोल्यूशन क्या थी कि 73 और 78 के ओपेक के क्राइसिस के बाद केन्जियन मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इकोनॉमी को रेगुलेट और मैनेज करते थे, उसको बाहर फेंका गया और उसकी जगह यह नुक्ता नजर इंट्रोड्यूस किया गया कि मार्केट को करने देगा। जिस तरह औरंगजेब साहब ने कहा, इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस। ये एक नियो लिबरल स्लोगन है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, उनका ये कहना है, वो प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करती, जिससे एलोकेटिव इनएफिशिएंसी पैदा होती। हुकूमत का काम सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी का है और बाकी आप मार्केट्स पे छोड़ दें। मगर मैंने आपको यही साबित किया है कि मार्केट्स मसले को हल नहीं कर सकते। अव्वल तो ये नियो लिबरलिज्म क्या है, निजकारी कर दें। अब ये मैसिव फेलियर साबित हुई रशिया में। जोसेफ स्टिग्लिट्स की किताबें अगर आप पढ़ें, उसके मज़ामीन पढ़ें, वो कहता है ये इतना बड़ा फेलियर था जिसकी हद हिसाब कोई नहीं पूरे सोवियत यूनियन। और जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर आपने आईपीपीएस के जरिए की, उसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान स्ट्रेंगल होल्ड में, क्योंकि आपने सॉवरेन गारंटीज और डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स किए, तो वो प्राइवेटाइजेशन ने पूरी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दी। दूसरी बात, फाइनेंशियल डीरेगुलेशन। ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो हुआ ही फाइनेंशियल डीरेगुलेशन की वजह से। जो ग्लास स्टील एक्ट वगैरह रिमूव किया गया क्लिंटन के दौर के अंदर, उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे नए डेरिवेटिव्स और ऐसे एसेट्स बन गए जिसमें स्पेकुलेटिव बूम हुआ जो 2008 में तबाह हो गया। और तीसरा, ट्रेड लिबरलाइजेशन जो हम कर रहे हैं, उससे एक मसला क्या बन रहा है, ट्रेड डेफिसिट बन रहा है, डेट ट्रैप में हम फंस रहे हैं, और इनफैक्ट हमारी इकोनॉमीज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कंट्रोल कर रही हैं, हम खुद उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। सो टू एंड माई टॉक, आई वुड से कि ये जो ब्लाइंड फेथ इन द मार्केट है कि थ्योरेटिकली वो खुद एलोकेटिव एफिशिएंसी रीच कर लेंगे, ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ये मोनोपोली स्ट्रक्चर में नहीं होता। इवन इकोनॉमिक थ्योरी हमें ये बताती। और ये सॉवरेन गारंटीज के साथ तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद ही वो प्राइस डिस्टॉर्शंस इंट्रोड्यूस कर ली जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मार्केट्स आर इनेविटेबली वॉलेटाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल। ग्राफ्स में तो बड़ी नीट एंड क्लीन लगती हैं, मगर रियलिटी में मार्केट्स जो है ऊपर नीचे बड़े वाइल्ड स्विंग्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे, स्पेकुलेशन की बुनियाद पे। और तीसरी और सबसे अहम बात ये कि एलोकेटिव एफिशिएंसी तो है, मगर मैक्रो इकोनॉमिक एफिशिएंसी मार्केट्स नहीं अचीव करती। यानी कि मार्केट जिस तरह से चीजों को एलोकेट करती है, यह बात दुरुस्त है कि उस एलोकेशन में अगर परफेक्ट कंपटीशन हो तो लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप चले जाते हैं, मगर यह बात दुरुस्त नहीं है कि वो जिस चीज को आप बना रहे हैं वो वाकई मुल्क की जरूरत है कि नहीं, और वो उससे ग्रोथ मैक्सिमाइज होती कि नहीं, या उससे आउटपुट मैक्सिमाइज होती कि नहीं। हम अक्सर इकोनॉमिक्स में ये मिस्टेक करते हैं कि हम समझते हैं कि एलोकेटिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। इट इज नॉट। ना तो इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, ना ये हमें समझना चाहिए। सो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ को और पेस ऑफ ग्रोथ को बेहतर करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप रिसोर्सेस को उन फील्ड्स के अंदर मूव करें जहां से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और बड़े लेवल पे बेनिफिट। जिस तरह के नेहरूवियन गवर्नमेंट ने आईआईटी यूनिवर्सिटीज खड़ी की, जिसका बेनिफिट उनको अपने दौर में नहीं हुआ, मगर कई डेकेड्स बाद जाके जब उन्होंने इतनी बड़ी खेप तैयार कर दी प्रोग्रामर्स की, जो कि अब पूरी दुनिया से कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, तो इंडिया जो है वो बड़ी रैपिडली ग्रो कर। तो इसी तरह दैट वाज थैंक्स टू देयर एजुकेशन पॉलिसी। इसी तरह पाकिस्तान also needs an education policy that can look at that. So neoliberalism finally is the astounding belief that one can make the poor better off by making the rich even richer. अमीरों को और अमीर कर देंगे तो पता नहीं किसी तरह मुल्क भी तरक्की करेगा और गरीब भी बेहतर हो जाए। It's not necessarily the case. ये एक assumption, एक dogmatic position है जो कि neoliberal economists जो है हम पर थोपी जा रहे हैं, जबकि एविडेंस जो है उसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी। तो कंक्लूजन मैं क्या कह रहा हूं, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, डायरेक्टेड बाय द स्टेट टुवर्ड्स द गोल ऑफ ग्रोथ। मिक्स्ड इकोनॉमी मेरा मतलब यह है कि जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी है, जिसके अंदर फाइनेंशियल रेगुलेशन का मामला शामिल है, जिसके अंदर पावर का मामला शामिल है, जिसके अंदर एजुकेशन का मामला शामिल है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस जैसी वाइटल इंडस्ट्रीज शामिल है, जो कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को इंपैक्ट करती हैं, वो प्राइवेट हैंड्स में नहीं होनी, वो गवर्नमेंट रेगुलेट करे।
दूसरी बात यह कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, जो कि सारी एलीट ड्रिवन है, उनको पब्लिक की तरफ ओरिएंट करना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हम जो एलीट कैप्चर है पॉलिटिक्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी अब मजीद ग्रो नहीं कर पा रही। पब्लिक को एम्पावर करना। और तीसरी बात यह है कि एजुकेशन हैज टू बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। ये 25 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर हो, हायर एजुकेशन कलैप्स हो रही हो। अभी एजुकेशन पे जो रिपोर्ट आई है, जो अभी रिलीज हुई है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इट्स रियली टेरेबल। इट शोज कि एजुकेशन कितनी कलैप्स हो गई पाकिस्तान। ये 3 प्रायोरिटीज अगर आप बनाएंगे और इसके हिसाब से चलेंगे तो मेरे ओपिनियन के अंदर पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिकवरी की रास्ते पर ले जा सके। थैंक यू।